हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें मैं इतिहास भूगोल की क्लासेस लगातार ले रहा हूं और इतिहास, भारत का आधुनिक इतिहास भी पढ़ा रहा हूं इतिहास में, और विश्व इतिहास भी मैंने शुरुआत कर दी है। तो विश्व इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे पेरिस शांति सम्मेलन में चार प्रमुखों की क्या भूमिका थी, चार बड़ों की क्या भूमिका थी। अब वो चार बड़े कौन कौन थे और पेरिस शांति सम्मेलन क्या है, चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं फिर जानते हैं। ओके, पेरिस शांति सम्मेलन में चार बड़ों की भूमिका लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। वो चार बड़े क्या थे, कौन थे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार पूछेगा, और ये 500 शब्दों में भी आ सकता है, 200 शब्दों में भी आ सकता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या किसी अन्य चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस, जहाँ भी ये सिलेबस है, तो आप ये पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। पेरिस शांति सम्मेलन में चार बड़ी शक्तियों की भूमिका को लिखिए। अब वो चार बड़ी शक्तियाँ कौन थी, आपसे इस तरह से पूछ सकता है, पेरिस शांति सम्मेलन में चार बड़ों की भूमिका को लिखिए। चार बड़ों की भूमिका पूछ सकता है, चार बड़ी शक्तियों की भूमिका पूछ सकता है। ओके, आंसर एक ही लिखना है। तो सबसे पहले आंसर लिखने से पहले थोड़ा सा देखिए, उन चार बड़ी शक्तियों के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग पेरिस शांति सम्मेलन क्या है इसको जान लेते हैं। ओके, तो देखिए, पेरिस शांति सम्मेलन यहाँ पर दिया है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि ने, यहाँ पर ने होगा, ओके, में नहीं होगा, यहाँ पर ने होगा, इत्यादि ने, यानी कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रसिया भी था। तो इन मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों को और उसके सहयोगी ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की को पराजित कर दिया। ओके, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ। उसमें दो प्रकार के देश शामिल थे। एक तो धुरी राष्ट्र थे। धुरी राष्ट्रों में कौन कौन देश थे, जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, ये धुरी राष्ट्र थे। और दूसरे प्रकार के देश थे मित्र राष्ट्र। ओके, तो मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रसिया, ये सभी थे, बेल्जियम वगैरह भी थे। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसमें मित्र राष्ट्र जीत गए, धुरी राष्ट्र हार गए। तो मित्र राष्ट्रों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कि जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी युद्ध के बाद, उन समस्याओं को कैसे हल किया जाए, क्षेत्रों का कैसे निपटारा किया जाए, जीते हुए प्रदेशों का कैसे बंटवारा किया जाए, ये सब कुछ पेरिस के शांति सम्मेलन में होना था। ओके, तो वही जो सम्मेलन हुआ उसी को पेरिस शांति सम्मेलन कहते हैं। विजयी राष्ट्रों ने युद्ध समाप्त होने के बाद उत्पन्न हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए पेरिस में, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1919 ईस्वी में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया। मित्र राष्ट्र ने कहा, हम लोग एक शांति सम्मेलन का आयोजन करेंगे। कार्य संपादन व संधि कार्यों के लिए चार व्यक्तियों की परिषद नियुक्त की गई। अब चूंकि उस सम्मेलन में बहुत से प्रतिनिधि आए थे, लगभग बहुत ज़्यादा। ओके, तो अब सभी प्रतिनिधियों का एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर पहुंचना, किसी परिणाम तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, क्योंकि सभी लोग एक साथ कैसे डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए चार बड़ों को नियुक्त किया गया कि आप जो डिसीजन लेंगे वो सभी लोग मानेंगे। चार बड़ों का डिसीजन माना जाएगा। ओके, तो यह चार व्यक्ति कौन कौन थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, ये ध्यान दीजिए। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज, और फ्रेंच के प्रधानमंत्री यानी फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो, इटली के प्रधानमंत्री ओरलैंडो, ये चार बड़े थे। इनको इंग्लिश में कहा जाता है बिग फोर, इंग्लिश में इनको बिग फोर, हिंदी में चार बड़े कहते हैं। आपसे पूछ सकता है चार बड़ों की भूमिका या बिग फोर की क्या भूमिका है, तो यही चार थे। राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो, इटली के प्रधानमंत्री ओरलैंडो। इन्हें इतिहास में बिग फोर के नाम से जाना जाता है। ओके, पेरिस शांति सम्मेलन में इनकी भूमिका निम्नलिखित है। अब चलिए हम एक एक लोग की भूमिका पढ़ते हैं, देखते हैं उनके क्या क्या विचार थे और वो क्या क्या करना चाहते थे। सबसे पहले नंबर पर है यहाँ पर वुडरो विल्सन। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का सम्मेलन में महत्वपूर्ण स्थान था।
उसने अपने 14 सूत्रीय घोषणा के जरिए शांति स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने 14 सुझाव दिए। 14 सूत्रीय घोषणा मतलब 14 सुझाव दिए, 14 पॉइंट में इन्होंने कुछ लिख के दिया कि ये होना चाहिए। ओके, ये अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे और इन्होंने कहा अगर हम इन 14 सूत्रों के जरिए डिसीजन लेंगे तो शांति स्थापित हो जाएगी। तो ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे बहुत ही ईमानदार, बहुत ही उदारवादी थे। ये सोचते थे कि जो पराजित राष्ट्र हैं उन पर ज़्यादा कठोर संधियाँ ना आरोपित की जाएं, जैसा कि वर्साई की संधि हम लोगों ने पढ़ा ही, बहुत कठोर संधि जर्मनी के साथ की गई थी। और इसके बाद वाले एक वीडियो में मैं आपको 14 सूत्र भी बता दूंगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की 14 सूत्र कौन कौन से थे। ओके, तो ये 14 सूत्रीय घोषणा के जरिए शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। उसने इस बात पर बल दिया कि युद्ध के पश्चात न्याय व शांति की स्थापना की जाए। ओके, न्याय और शांति की स्थापना की जाए जिसका आधार साधारण नागरिकों की निष्पक्ष इच्छा हो, यानी कि लोगों की इच्छा के अनुसार काम किया जाए। विल्सन के अनुसार यदि किसी राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन किया जाए तो वह संबंधित राज्य की प्रजा की इच्छा के अनुसार हो। ओके, अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाता है तो उस राज्य में रहने वाली प्रजा से पूछ लेना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं ये या नहीं। इस तरह उसने राष्ट्रीयता एवं आत्मनिर्णय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उसका कहना था कि हम प्रत्येक देश के साथ न्याय करना चाहते हैं जिसमें विजयी एवं पराजित राष्ट्रों के बीच किसी प्रकार का पक्षपात ना हो। विल्सन की सबसे बड़ी इच्छा राष्ट्र संघ की स्थापना करने की थी, क्योंकि इसके द्वारा भविष्य में शांति सुरक्षित रह सकती थी और मानव जाति का कल्याण हो सकता था। तो आप समझ गए वुडरो विल्सन क्या चाहता था। ये चाहता था सभी देशों के साथ शांति स्थापित हो, भविष्य में युद्ध ना हो, इसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना करना चाहता था। सबसे बड़ी इच्छा इसकी क्या थी कि एक राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाए जिससे भविष्य में होने वाले युद्धों को टाला जा सके और बातचीत करके समस्याओं को हल किया जा सके। तो ये चाहता था कि एक राष्ट्र संघ की स्थापना हो, प्रत्येक देश का अगर बंटवारा करना है तो उसकी जनता से पूछ लिया जाना चाहिए और सभी प्रकार के जो अपमानजनक संधियां हैं, गुप्त संधियां की जाती हैं, उनको ना किया जाए, यानी प्रकट रूप से संधियां की जाए। भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो इसने कहा कि भाई पक्षपात किसी के साथ ना होना चाहिए, कि अगर जो पराजित राष्ट्र हैं वो पराजित हो गए हैं तो ऐसा नहीं कि उन पर बहुत कठोर संधि, अपमानजनक संधि लाद दिया जाए, एकदम दबा दिया जाए जैसा कि वर्साई की संधि में हुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहता था, यानी कि ये कहीं ना कहीं पराजित देशों के साथ भी सम्मान से बात करना चाहता था, उनके साथ सम्मानजनक संधियाँ करना चाहता था। फिर जो दूसरे हैं वो हैं क्लेमेंसो। ये दूसरे जो प्रमुख हैं ये हैं क्लेमेंसो। इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री क्लेमेंसो अपने दीर्घकालिक अनुभव एवं कूटनीतिक योग्यता के कारण सम्मेलन का सबसे प्रभावशाली नेता रहा। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा अनुभवी थे, कूटनीतिक थे, इसलिए इनको सबसे प्रभावशाली नेता कहा जाता है। फ्रांस का शेर भी इनको कहा जाता था। ओके, फ्रांस में इनकी काफ़ी इज्जत थी, प्रधानमंत्री थे तो इनको फ्रांस का शेर भी कहा जाता था। उसने 1870 के सेडान के युद्ध में जर्मनी द्वारा फ्रांस का लज्जापूर्ण पराभव अपनी आंखों से देखा था। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया भी था, जब वर्साई की संधि पढ़ाई तो उसमें मैंने बताया था कि 1870 में फ्रांस और जर्मनी के बीच सेडान का युद्ध होता है, जिसमें जर्मनी जीत जाता है और फ्रांस पराजित हो जाता है। फिर उसमें फ्रांस को काफ़ी अपमानित होना पड़ता है। तो फ्रांस क्या करता है, अपनी अपमान का बदला लेता है। वह जर्मनी से इस पराजय का बदला लेना चाहता था। उसका मुख्य उद्देश्य जर्मनी को पूर्ण रूपेण कुचलकर फ्रांस को सभी प्रकार से सुरक्षित करना था। ओके, तो ये चाहता था कि ये जो फ्रांस का प्रधानमंत्री था, ये चाहता था कि जर्मनी को एकदम कुचल दिया जाए ताकि वो कभी फ्रांस के लिए खतरा ना बन सके। जर्मनी को आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से पंगु बनाने के लिए कठोर एवं प्रतिशोधात्मक संधि आरोपित करना चाहता था। ओके, और आरोपित किया भी। वर्साई की संधि मैंने आपको पढ़ाया, जो कि जर्मनी के साथ एकदम बेहूदगी पार कर गई थी। इतना बेइज्जती किया गया जर्मनी का कि वो सह नहीं पाया और दूसरे विश्व युद्ध के लिए धीरे धीरे वो तैयारी करने लगा। उसका एकमात्र उद्देश्य जर्मनी का इतना दमन करना था कि वह फिर कभी फ्रांस के लिए संकट न बने। तो ये जो क्लेमेंसो था, फ्रांस का प्रधानमंत्री, ये जर्मनी को एकदम दबा देना चाहता था, कुचल देना चाहता था कि वो कभी भी फिर विकास ना कर पाए, कभी भी हमारे लिए खतरा ना बन पाए।
जबकि जो वुडरो विल्सन था, मैंने बताया कि वो आदर्शवादी था, उदारवादी था, और वो चाहता था कि जो पराजित राष्ट्र हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाए। फिर यहाँ पर आप देखिए, जो तीसरा प्रमुख व्यक्ति है ये है लॉयड जॉर्ज, जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लिबरल दल का नेता एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज कर रहा था। ओके, तो ये लिबरल दल का नेता था, इंग्लैंड में लिबरल दल है, उसी का नेता था, और ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बन गया था। उस समय चुनाव भी हुए थे 1-2 साल पहले, यानी कि विश्व युद्ध के पहले चुनाव हुए थे वहाँ पर। तो लिबरल दल का नेता था। सम्मेलन के बड़े नेताओं में लॉर्ड जॉर्ज का व्यक्तित्व, विशेषताएं एवं उद्देश्य विल्सन के ठीक विपरीत थे, यानी वुडरो विल्सन के विपरीत विचारधारा वाला था। उसकी कुशाग्र बुद्धि दूसरों की दुर्बलताओं को समझने एवं उनसे लाभ उठाने का सामर्थ्य रखती थी। ओके, अगर ये विपक्ष को कमज़ोर देखता था तो उसकी दुर्बलताओं से तुरंत लाभ उठा लेता था। बहुत ही चालू आदमी था, आप कह सकते हैं, बहुत ही चतुर था। ओके, उसमें चातुर्यपूर्ण कूटनीति के विलक्षण गुण थे। उसमें कार्य करने का एवं निर्णय लेने का अपूर्व क्षमता था। विनोदी स्वभाव, विनोदी मतलब हंसी मजाक वाला स्वभाव था इसका। इस कारण सम्मेलन में इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी, यानी लोकप्रिय नेताओं में से एक था। यद्यपि लॉर्ड जॉर्ज ने जर्मनी के प्रति कठोर नीति अपनाने के वादों आदि के साथ चुनाव जीता था। यानी किसके साथ इसने चुनाव जीता था? इसने भाई, जब मैंने बताया भी, वो चुनाव के पहले युद्ध के पहले इंग्लैंड में चुनाव था, ब्रिटेन में। तो इसने चुनाव किस मुद्दे पर जीता था? कहा था कि हम जो विलियम कैसर के जो विलियम कैसर है, यानी कि जो जर्मनी के सम्राट हैं, उनको हम फांसी पर लटका देंगे और जर्मनी से हर्जाना वसूल करेंगे। इसी मुद्दे पर इसने चुनाव जीता था। जैसे आजकल के नेता प्रयोग करते हैं, दूसरे देशों को बताते हैं कि हम इस देश से बदला लेंगे, ऐसे ही ये जो क्या नाम है इसका, हाँ, लॉर्ड जॉर्ज था। इसने कहा कि हम विलियम कैसर को फांसी पर लटका देंगे और जर्मनी से हर्जाना वसूल करेंगे। तो इसी वादे के साथ इसने चुनाव जीता था, किंतु वह फ्रांस की अपेक्षा जर्मनी के प्रति उदार व्यवहार का पक्षपाती था। लेकिन मतलब कहने का मतलब, जिस वादे के साथ इसने चुनाव जीता था उस वादे को नहीं पूरा किया, क्योंकि ये जर्मनी को पूर्ण रूप से दबाना नहीं चाहता था। अब क्यों नहीं दबाना चाहता था, ये आगे यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, देखिए, इसका कारण यह था कि वह ब्रिटिश व्यापारिक हितों, क्योंकि ब्रिटेन प्रारंभ से भाई व्यापारिक हितों को पहले रखता है, तो ये व्यापारिक हितों तथा रूसी साम्यवादी प्रसार के विरोध हेतु जर्मन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आदान प्रदान करना चाहता था। ये चाहता था कि अगर रूस की साम्यवादी विचारधारा को रोकना है तो जर्मनी को मजबूत रहना पड़ेगा। ओके, और अपने व्यापारिक हितों के लिए भी इसने ऐसा किया। यूरोप में शांति स्थापना के लिए और हितों की सुरक्षा के लिए ज़्यादा तत्पर था। ये अपने हितों की सुरक्षा करना चाहता था, व्यापारिक हितों की। वह एक तरफ तो जर्मनी की नौसैनिक शक्ति का सर्वनाश कर देना चाहता था। ये चाहता था कि जर्मनी की जो नौसैनिक शक्ति है, नौसेना है, जल सेना है, उसका विनाश हो जाए, क्योंकि जर्मनी की नौसेना इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की सेना को टक्कर दे रही थी, ब्रिटेन की जल सेना को काफ़ी टक्कर दे रही थी। तो ये इतना सोचता था कि हाँ, कि जर्मनी की जो नौसैनिक शक्ति है उसका विनाश हो जाए। दूसरी तरफ फ्रांस को भी इतना शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहता था कि यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ जाए। इसलिए अब फ्रांस शक्तिशाली कब नहीं बनेगा? जब जर्मनी शक्तिशाली रहेगा। अगर जर्मनी शक्तिशाली रहेगा तो फ्रांस वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए इंग्लैंड चाहता था कि जर्मनी को पूर्णतः न दबाया जाए, क्योंकि अगर पूरी तरीके से जर्मनी को दबा देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो फ्रांस इधर काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगा। क्योंकि फ्रांस को सबसे ज़्यादा खतरा किससे रहता था? जर्मनी से। तो इंग्लैंड बहुत ही दिमाग से खेलता था। सबसे पहले अपने व्यापारिक हितों को देखता था, क्योंकि इसको भाई सभी से व्यापार करना है। शुरुआत से इसकी ये योजना रही है। रूस से भी इसको संबंध रखना है, जर्मनी से भी रखना है, फ्रांस से भी रखना है, इसलिए किसी देश को ज़्यादा दबाना नहीं चाहता था। फिर यहाँ है ये चौथा है ऑरलैंडो। ये इटली का प्रधानमंत्री था। विद्वान होने के साथ साथ कानून का अध्यापक एवं अच्छा राजनीतिज्ञ था।
उसने अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर इस सम्मेलन में हिस्सेदारी की थी एवं अन्य समस्याओं में रुचि नहीं थी। इटली की मांगों को पूरा न होने पर ओरलैंडो ने सम्मेलन छोड़ दिया और अपनी जगह अन्य प्रतिनिधि भेजे। तो ये जो इटली का प्रधानमंत्री ओरलैंडो था, इससे सम्मेलन से कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये बस इससे कुछ संधियाँ की गई थी युद्ध से पहले कि आपको इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने इटली से कुछ संधियाँ की थी कि अगर हम जीत गए तो ये क्षेत्र आपको देंगे। तो बस इटली का जो प्रधानमंत्री था यही क्षेत्र लेने के लिए सम्मेलन में आया था, बाकी इसे अन्य समस्याओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब इटली की मांगों को पूरा नहीं किया गया, उन क्षेत्रों को नहीं दिया गया जितनी क्षेत्रों की मांग कर रहा था, तो ये भाग गया सम्मेलन छोड़कर और अपनी जगह किसी दूसरे प्रतिनिधि को भेज दिया कि जाओ तुम संभालो। ओके, तो ये क्वेश्चन था कि जो पेरिस शांति सम्मेलन है इसमें 4 बड़ों की क्या भूमिका है या 4 बड़ी शक्तियों की क्या भूमिका है, समझाइए, लिखिए, कुछ भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया और नोट्स भी आपको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे के टॉपिक हम ऐसे आपके लिए लाते रहेंगे।